हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए मिक्स क्वेश्चंस का एक स्पेशल मॉक टेस्ट, जो कि आपके मोस्ट सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग जो है ये किसके लिए किया जाता है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक जो होती है, इसका उपयोग जो है आपके जीवाश्मों यानी कि जो फॉसिल्स होते हैं उनकी उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि जो आपके रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक होती है, इसमें जो है C14 यानी कि कार्बन 14 को जो है यूज में लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एक होती है यूरेनियम डेटिंग विधि। तो दोस्तों याद रखेंगे कि यूरेनियम डेटिंग विधि जो होती है ना, ये पृथ्वी के खनिज और चट्टानों की आयु का निर्धारण करने के लिए यूज में ली जाती है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक और यूरेनियम डेटिंग तकनीक ये दोनों अलग अलग हैं, जिसमें कि रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग जो है जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो यूरेनियम डेटिंग का जो उपयोग है ये पृथ्वी के खनिज और चट्टानों की आयु का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है, यानी कि जो आपके टॉर्क होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण होता क्या है। तो दोस्तों, किसी भी बल के द्वारा किसी वस्तु को जो है किसी अक्ष के परित जो घुमाने की प्रवृत्ति होती है, उसी को जो है टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण कहा जाता है। और बल आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है ये आपके न्यूटन मीटर होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बिजली के हीटर में जो है कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। तो देखिए, ऑप्शंस दिए हुए हैं टंगस्टन, नाइक्रोम, पीतल या फिर इस्पात। तो दोस्तों, जो आपका विद्युत हीटर होता है इसमें जो है आपके नाइक्रोम को इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, नाइक्रोम जो होता है ना, ये एक मिश्र धातु होती है जिसमें कि 80% तक निकल और 20% तक जो है क्रोमियम मिला हुआ होता है। ठीक है, तो इसका संगठन आप लोग याद रखेंगे कि नाइक्रोम जो है वो एक मिश्र धातु है जिसमें कि आपके निकल और क्रोमियम पाया जाता है। ठीक है, तो निकल जो है इसमें कितने परसेंट होता है, तो याद रखेंगे 80% तक निकल होता है और 20% तक जो है इसमें क्रोमियम पाया जाता है। बाकी देखिए दोस्तों, पीतल की अगर हम बात करें तो देखिए, पीतल जो होता है ना, इसमें आपके तांबा और जिंक होते हैं। ठीक है, यानी कि कॉपर और जिंक पाया जाता है पीतल में। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों, टंगस्टन का आप लोगों को पता ही है, इसका जो प्रतीक होता है वो कैपिटल W होता है, और विद्युत बल्ब के अंदर जो है इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि किसी भी आदर्श द्रव की श्यानता जो है ये कितनी होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं कि उसके द्रव्यमान के समान, ऑप्शन बी उसके भार के तुल्य, ऑप्शन सी शून्य, या फिर जो है ऑप्शन डी 1। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो किसी भी आइडल फ्लूइड यानी कि आदर्श द्रव की जो श्यानता होती है ना, वो आपके 0 यानी कि शून्य होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और देखिए, अगर बात करें कि श्यानता क्या है, तो श्यानता जो है ये किसी भी द्रव का वो गुण है जो कर्तन बल के कारण अपने अवस्था या फिर जो है आकार में विकृति का विरोध करता हो। ठीक है, अगर सिंपली भाषा में हम ये कहें तो श्यानता जो है ये किसी भी आपके द्रव के जो है गाढ़ेपन या फिर उसके बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता का परिचायक होता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जो है जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था। तो दोस्तों, देखा जाता है कि आपके नाविक एग्जाम में जो है इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हुए हैं इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, या ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, जय जवान जय किसान भारत का जो है एक प्रसिद्ध नारा है, और ये जो नारा है ना, ये सबसे पहले जो है आपके 1965 में जो है आपके भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, उनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इसे ही जो है भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहा जाता है, जो कि आपके जवान और किसान के श्रम को दर्शाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर देखिए आपको जो है रीजनिंग के मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन मार्क है तो आपको बताना है कि इसकी जगह पर जो है ऑप्शंस में से कौन सा नंबर जो है वो रिप्लेस होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, तो आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 5, 16 और 49। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इस 5 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो मुझे 15 मिलता है और उसमें +1 ऐड कर दूं तो मुझे यहाँ पे 16 मिल जाता है। तो उसी प्रकार से देखिएगा इस 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 और +1 कर दूं तो देखिए 16 इंटू 3 48 हो जाएगा और +1 करने से जो है 49 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से देखिएगा हमें जो है 7 और 22 दिया हुआ है और अगला नंबर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए 7 को जो है मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 21 आएगा और उसमें +1 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, तो अगली बार भी हम क्या करेंगे कि 22 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और उसमें +1 ऐड करेंगे तो देखिए 22 इंटू 3 हो जाएगा 66 यानी कि 66। ठीक है, और उसमें जब हम प्लस का 1 ऐड करेंगे ना तो दोस्तों हमारे पास में आ जाएगा 67। ठीक है, और 67 जो है वो आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि किस टाइप से जो है इसको हमने सॉल्व किया है। तो काफी अच्छा सवाल था और उतना ही इजी क्वेश्चन भी था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसको कि क्रस्ट बोला जाता है, इसके ऊपर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। तो आपको जो है यहाँ पर बताना है कि दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। ठीक है ना, तो ऑप्शंस हैं कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है आपके ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने % पाया जाता है, तो ये जो है आपके लगभग 46% है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा सिलिकॉन, क्योंकि देखिए सिलिकॉन जो है ये आपके लगभग जो है 28% पाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास कि एक धातु के चालक का प्रतिरोध। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, ऑप्शन बी उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, ऑप्शन सी उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई सा भी विकल्प जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि R बराबर होता है रो L अपॉन A। ठीक है, तो इससे आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि एक धातु के चालक का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि चालक की लंबाई बढ़ने से जो है चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई घटने से जो है चालक का प्रतिरोध भी घटता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ ऑप्शन ए के अंदर देख पा रहे हैं कि एक धातु के चालक का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से इसको जो है किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में पाया जाता है। ठीक है, या फिर स्वतंत्र रूप से जो है अस्तित्व में रह सकता है। ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मॉलिक्यूल यानी कि अणु। देखिए अणु जो है ना पदार्थ का वो छोटा कण है जो कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, और अणु जो होता है ये 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिल करके बनता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू आर यूनिक जो पुस्तक है ये इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें से जो है क्वेश्चन आपके काफी बार एग्जाम्स में देखने को मिला है। तो देखिए ऑप्शंस हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी तस्लीमा नसरीन या ऑप्शन डी अरविंद अड़ीगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यू आर यूनिक जो पुस्तक है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, तो इसीलिए जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों इनकी एक और पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, उससे भी जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उसको भी जो है आप लोग नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर जो है आपको इंग्लिश के स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए आपको जो है फाइंड करना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में जो है आपको यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर शो हो रही है। तो सेंटेंस आपको दिया हुआ है कि एवरीवन आर वेरी वेल इक्विप्ड विथ हिज ओन वेपन्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है कौन से पार्ट में एरर है ये चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपके पास में एवरीवन आर आया है ना, ठीक है, तो यहाँ पर एवरीवन के साथ आर नहीं आएगा, यहाँ पर जो है एवरीवन के साथ में जो है हम लोग इज को यूज में लेंगे।
ठीक है, यानी कि एवरीवन के साथ में ईज आएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों क्या होता है कि ईच, वन, एवरीवन ये सब जो है ना, इनका प्रयोग अगर एज ए सब्जेक्ट हो ना तो इनके लिए जो वर्ब आती है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एवरीवन को जो है यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज में लिया गया है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, तो ना कि आर, यहाँ पर आ जाएगा इज। तो यहाँ पर जो है आपके पहले ही ऑप्शन में गलती है। तो आई होप कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आप लोग यहाँ पर समझे होंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर जो है आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इम्प्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू इम्प्रूव इट, सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, द चाइल्ड पुट अ लैडर ऑन द वॉल एंड क्लाइम अप। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस सेंटेंस में जो है इम्प्रूवमेंट करना होगा, क्योंकि देखिए जब कोई चीज जो है ना वो किसी के सहारे टिकी हुई होती है ना, तो उसमें जो है आपके अगेंस्ट आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ऑन द वॉल की जगह पे आ जाएगा आपके ऑप्शन डी वाला अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब भी कोई चीज किसी चीज के सहारे टिकी हुई हो ना, तो उस जगह पर जो है अगेंस्ट का यूज लिया जाता है। तो इसीलिए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर जो है दोस्तों आपको इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको बताना है कि समथिंग दैट इज जेन्युइन, इसके लिए जो है कौन सा वन वर्ड यूज में लिया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि समथिंग दैट इज जेन्युइन मतलब कि जो चीज विश्वास के तौर पे देखी जा सकती हो, या फिर जो है जो चीज प्रमाणिक हो। ठीक है, तो उसके लिए देखिए ऑप्शन है आपके पास ऑथेंटिक, अनरियल, अकेडमिक या फिर मैजेस्टिक। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑथेंटिक, जिसका भी मतलब होता है आपके प्रमाणिक या फिर विश्वसनीय। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग लिख सकते हैं हिंदी मीनिंग, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, प्रमाणिक, या फिर आप लोग लिख सकते हैं इसको विश्वसनीय। ठीक है ना, चलिए बाकी ऑप्शंस को लेके बात करें तो अनरियल मतलब क्या होता है, तो अनरियल यानी कि अवास्तविक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अवास्तविक। और बाकी देखिए मैजेस्टिक मतलब क्या होता है, तो मैजेस्टिक मतलब हो जाता है एक तरीके से राजसी। ठीक है, और बाकी देखिए एकेडमिक बचा है, तो एकेडमिक का मतलब आप लोगों को जानते ही हैं, सैद्धांतिक होता है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर देखिए ईडियम और फ्रेज का क्वेश्चन है, और आपको एक ईडियम दिया हुआ है, बी एन ओपन बुक। ठीक है, तो बी एन ओपन बुक के लिए जो है आपको यहाँ पर बताना है कि अप्रोप्रिएट मीनिंग या फिर जो है मोस्ट सूटेबल मीनिंग इनमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बी एन ओपन बुक जो कि एक ईडियम है, इसका मीनिंग होता क्या है। ठीक है, तो मतलब बी एन ओपन बुक मतलब एक तरीके से खुली किताब होना, यानी कि जिसके कोई भी राज ना हो। ठीक है, जिसके बारे में सब कुछ हम जानते हो। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ ऑप्शन ए में भी देख पा रहे हैं कि वन अबाउट whom इट इज इजी टू नो एवरीथिंग। ठीक है ना, यानी कि जिसके बारे में जानना सब कुछ आसान हो, या फिर जो एक तरीके से खुली किताब के समान हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पर देखिए आपको क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है रीजनिंग का। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 4 शब्द आपको दिए गए हैं ऑप्शंस में। ठीक है, और जिनमें से 3 जो है वो किसी ना किसी प्रकार से समान है, और उनमें से एक जो है वो भिन्न है। तो भिन्न वाला कौन सा है शब्द, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए दोस्तों इसमें अगर हम बात करें ना, तो इसमें देखिए ऑप्शन ए से हम शुरू करते हैं। तो ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है FILO। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें कि क्या हो रहा है, तो देखिए एफ से आई यानी कि यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए आई से एल यानी यहाँ पे भी प्लस का 3 हो रहा है, और एल से ओ यानी यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है। फिर देखिए ऑप्शन बी को लेके बात करते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको EH, K और N। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, E से H यानी कि यहाँ पर जो है आपका हुआ है प्लस का 3। ठीक है, H से K यानी यहाँ भी प्लस का 3, और K से N यानी यहाँ भी प्लस का 3। अब देखिए अगर हम देखें यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, तो CFIM। ठीक है ना, तो CFIM आपको दिया हुआ ना, तो देखिए C से F यानी यहाँ पे प्लस का 3, F से I यानी यहाँ पे भी प्लस का 3, और I से M में अगर आप देखेंगे ना, तो I से M, I आता है 9 नंबर पे और M आता है 14 पे, यानी यहाँ पे इस बार प्लस का 4 हो जा रहा है। ठीक है ना, जबकि बाकी सब में जो है आपके ऑप्शंस में +3 और +3 हो रहा है, जबकि ऑप्शन डी ऐसा ऑप्शन है जिसमें +3 और +4 हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है अलग हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। बाकी देखिए ऑप्शन सी जो था ना, इसमें भी जो है आपके +3 ही हो रहा था। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी भी सही है, सिर्फ ऑप्शन डी ऐसा ऑप्शन था जिसमें कि +4 आ रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे देखिए आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा।
देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में यदि स्पेशल वर्ड को जो है कुछ इस टाइप से लिखा जाता हो तो मशीन को जो है किस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले इस स्पेशल वर्ड को जो आपको दिया हुआ है इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको नोट कर दिया है स्पेशल को। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि देखिए एस का जो नंबर है यहाँ पर 20 यूज में लिया गया है। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि एस का जो अल्फाबेटिक नंबर होता है वो आपके 19 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या किया गया है, प्लस का 1 करके लिख दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए पी जो कि आपके अल्फाबेट में 16 पे आता है उसको जो है 17 लिखा गया है, यानी कि प्लस का 1। ई में भी जो है प्लस का 1 करके लिखा गया है, यानी कि जाहिर सी बात है कि इसमें स्पेशल में जो भी लेटर्स हैं उनके जो भी अल्फाबेटिक नंबर हैं उसको जो है +1 करके यहाँ पर लिखा गया है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम चीज जो है मशीन में भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए m, ठीक है ना, तो m जो है वो अल्फाबेट में 13 नंबर पर आता है, लेकिन हमें जो है प्लस का 1 करते हुए चलना है, तो ये हो जाएगा 14। ए देखिए 1 नंबर पे आता है, लेकिन इसको हम लिखेंगे +1 करके 2। ठीक है, सी आता है 3 पे तो इसको हम लिखेंगे 4, एच आता है 8 पे तो इसको हम लिखेंगे 9। ठीक है, आई आता है 9 पे तो इसको हम लिखेंगे 10, और एन आता है 14 पे तो इसको हम लिख देंगे 15, और ई आता है 5 पे तो इसको हम लिख देंगे 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर आप लोग देखेंगे ना तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको ऑप्शन डी के अंदर देखने को मिल रहा है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर भी जो है आपको मिसिंग नंबर का ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है और काफी अच्छा और एडवांस लेवल का थोड़ा सा सवाल है, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि निम्न विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि ऑप्शंस में से कौन सा नंबर जो है रिप्लेस होगा। तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग जो है अगर रो वाइज सॉल्व करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो को देखिएगा आप लोग कि आपको रो दी हुई है 7, 5 और 144। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिएगा कि ये जो 7 और 5 है ना, ठीक है, इनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 7 और 5 को आपस में ऐड करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर 12। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं इस 12 का स्क्वायर कर दूं ना, तो देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, जो कि आपको यहाँ पर आगे दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा सेकंड रो में, तो 9 और 4 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो 9 और 4 को आप ऐड करेंगे ना, तो 9 और 4 आपके पास आ जाएगा 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 169, और देखिए 169 भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो सेम चीज हम जो है थर्ड रो के अंदर करेंगे, तो 8 और 6 को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, तो 8 और 6 को ऐड करने से 14 मिलेगा, और 14 का स्क्वायर दोस्तों हम जानते हैं आपका होता है 196। ठीक है, तो 196 जो है इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 196। ठीक है दोस्तों, जो मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए आपको जो है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि डायरेक्टली जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपके पास में जो भी बुक है उसके थ्रू जो है आप लोग इनको सॉल्व जरूर से कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर जो है आपको सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बताना है कि जो आपके रिक्त स्थान है, यानी कि ये जो ब्लैंक स्पेस है, इसकी जगह पर आपके क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस सीरीज में देखिए क्या हो रहा है, तो ये डी से जी की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 3 हुआ है, क्योंकि डी आता है 4 नंबर पे और जी आता है 7 नंबर पे। फिर देखिए जी से जे, यानी यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए जे से एम, यानी यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है। फिर देखिए एम से आप जब प्लस का 3 करेंगे ना, तो यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपको पी। अब देखिए ऑप्शन डी और ऑप्शन सी, इसमें तो पी आ नहीं रहा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हट चुके हैं। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, तो ये सीरीज जो है ना x से s की ओर जा रही है, यानी यहाँ पर देखिए माइनस का 5 हुआ है। ठीक है ना, उसी प्रकार देखिए s से n यानी यहाँ पे भी माइनस का 5 हुआ है। फिर n से i यानी यहाँ भी माइनस का 5 हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगली बार भी हम माइनस का 5 ही करेंगे। तो देखिए i आता है 9 नंबर पे, ठीक है ना, 9 नंबर पे आता है, तो उसमें से आप माइनस का 5 कर लीजिए। माइनस का 5 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 नंबर पे हम जानते हैं अल्फाबेट में d आता है, यानी कि पी डी आ चुका है आपके पास में। तो अब देखिएगा लास्ट वाला हम देखते हैं, तो ये जो है आपके बी से आई की ओर जा रहा है ना, बी से आई की ओर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर वो है प्लस का 7। फिर देखिए आई से पी की ओर, यानी यहाँ भी प्लस का 7। ठीक है, फिर देखिए पी से डब्ल्यू यानी यहाँ भी प्लस का 7। फिर हम आगे भी क्या करेंगे, प्लस का 7 कर लेंगे। तो डब्ल्यू से अगर आप प्लस का 7 करेंगे ना, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, डी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए
3 को अगर आप W से देखेंगे तो W आता है 23 पे, ठीक है, प्लस 3 ऐड करेंगे तो 26, यानी कि 26 पे Z आ जाएगा। उसके बाद आपको प्लस 4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे प्लस का 7 ऐड करना है, ठीक है। तो प्लस का 7 ऐड करेंगे तो ABCD, ठीक है, यानी कि वापस D आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा PDD, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए के अंदर। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसका जो पैटर्न है वो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर देखिएगा मैथ्स का क्वेश्चन है, काफी अच्छा सवाल दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि महेश जो है वो 1250 रुपए के औसत मूल्य से जो है 3 शर्ट खरीदता है, ठीक है, यानी कि औसत मूल्य जो है शर्ट का वो 1250 रुपए है और उसने 3 शर्ट खरीदे हैं। यदि वह 1450 रुपए के औसत मूल्य से 2 और शर्ट खरीदता है तो खरीदे गए सभी 5 शर्टों का औसत मूल्य जो है रुपयों में क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि 3 शर्ट का जो कुल मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा शुरू में, क्योंकि उसने 1250 से खरीदा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे हम। तो यहाँ पर जो है 3 शर्ट का कुल मूल्य हो जाएगा 3 इंटू 1250, यानी कि 3 इंटू 1250, जो कि वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 3750। अब उसके बाद उसने बोला कि 2 शर्ट जो है उसने और नए खरीदे, ठीक है, 2 शर्ट जो है उसने और नए खरीदे, और इस बार जो है उसने कितने में खरीदे, 1450 रुपए में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 1450, तो इसको जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 2900, ठीक है, 2900 रुपये आ गई। अब क्या बोला जा रहा है कि आपके जो 5 शर्ट है, ठीक है, यानी कि जो आपके टोटल 5 शर्ट है, शुरू के 3 शर्ट और बाद के 2 शर्ट, ठीक है, इनका जो है औसत मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, औसत मूल्य क्या हो जाएगा, 3750 प्लस 2900 बट्टा में कितना 5, ठीक है, तो 3750 प्लस 2900 और बट्टा में 5, क्योंकि देखिए दोस्तों 5 शर्ट का जो है आपको औसत मूल्य पूछा है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर देखिए इनको ऐड करेंगे तो 6650 हो जाएगा ये, और बट्टा में 5। तो इसको सॉल्व करने से आपके पास में डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा ये, तो ठीक है, 1330 रुपये आपके पास जो है यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो 1330 जो है आपको ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 342 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो है ये 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रही है, और ये रेलगाड़ी जो है ना ये 438 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी सेकंड में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा रेलगाड़ी की चाल, तो इसको जो है ये हमें आपको देखिए किलोमीटर पर आवर में दी हुई है ना, तो इसको तो हम सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें जो आंसर निकालना है वो सेकंड में निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें कितनी दी हुई है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको जो है हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि 5/18 से जो है हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर देखिए इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे ना तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो 15 मीटर पर सेकंड आ गई। अब देखिए आपको जो है कुल दूरी देखनी है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर कुल दूरी हो जाएगी आपके रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई, इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे ना, ठीक है ना। तो कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है ना। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 342 प्लस पुल की लंबाई, देखिए पुल की लंबाई कितनी हो गई, तो पुल की लंबाई हो गई आपके यहाँ पर 438, ठीक है, इनको ऐड कीजिए तो ये आएगी आपके पास में 780 मीटर, तो ये आपके पास 780 मीटर आ गई। अब आपसे देखिए आपके पास में चाल है और दूरी है, आपको क्या निकालना है, समय, ठीक है ना। तो समय निकालना है तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल, ठीक है, तो दूरी बट्टा चाल, तो दूरी कितनी है आपके पास 780 बट्टा चाल कितनी है आपके पास, तो चाल है आपके पास 15, वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 52 सेकेंड, ठीक है ना। तो 52 सेकेंड आपके पास वैल्यू आ चुकी है, जो कि ऑप्शन बी में आपको दी हुई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों 20 क्वेश्चंस आज हमने इस प्रैक्टिस सेट में देखे हैं, तो आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर किसी भी कोई भी सवाल में कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक सदिश राशि है, यानी कि इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। जो भी इसका सही आंसर है वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग क्विज को अटेंड कर पाएंगे। इसके अलावा पीडीएफ और जो स्टडी मटेरियल होता है वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।